हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके व एसआर सेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राम राम सा, सभी को नमस्कार। ऑल कंपटीशन एग्जाम भूगोल विषय का मानचित्र सहित अध्ययन बाय एसआर सेवदा। हमारी बात चल रही थी राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में प्रथम पाठ मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमारी चर्चा आती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र पर 2 नंबर पे। चलिए बात करते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र की। यह पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अब बात आई है वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला वो है कि भूगर्भिक जो संरचना है उसमें वलन पड़ने से जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है उन्हें वलित पर्वतमाला कहा जाता है। यह राजस्थान का प्राचीनतम क्या है, अंचल है। यानी कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो भौतिक प्रदेश हम जिसे बता सकते हैं, उसे भौतिक अंचल कह सकते हैं, वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। इसकी आयु 650 मिलियन वर्ष के लगभग है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो 650 मिलियन वर्ष के लगभग पुरानी है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प, जिसे हम कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प, यानी इसे युग का नाम था, में हुआ। आज एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में उपलब्ध है। यानी कि आज जो अरावली पर्वतमाला है वो अवशिष्ट के रूप में उपलब्ध है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला का जिस समय निर्माण हुआ था और आज जो अरावली पर्वतमाला है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला का जिस समय निर्माण हुआ था ना, उस टाइम पे ये वर्तमान की स्थिति से कई गुना ऊंची थी। लेकिन प्राकृतिक प्रकोपों से, वर्षा से ये धुल के क्या हो गई, इसका जो ऊंचाई थी उसमें कमी आ गई। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है और यह गोंडवाना का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का लगभग 9% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है और लगभग 7% जो जनसंख्या इसमें निवास करती है। बात करते हैं, इसमें एक बात हमारे सामने आई है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो अमेरिका की अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। क्योंकि जो अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है, जहाँ पे एक अपलेशियन पर्वत है, यहाँ पे तो आ गया रॉकीज और यहाँ पे आ गया क्या, अपलेशियन। जो अपलेशियन पर्वत है वो लगभग अरावली पर्वतमाला के समतुल्य है। यानी कि अरावली पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ था उसी के लगभग अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। और जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना का हिस्सा है। कैसे है कि हमने पेंजिया को 2 भागों में बांटा था और हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और अपने जो प्रायद्वीप जो भारत है वो किसके हैं, गोंडवाना के हिस्से हैं। तो ये जब गोंडवाना के हिस्से हैं तो अरावली पर्वतमाला भी किसका भाग होगी, गोंडवाना का। बात करते हैं राजस्थान की, थोड़ी मैप बना के चर्चा कर लेते हैं। ये मान लीजिए राजस्थान है, इसमें हम चर्चा करते हैं इसके अरावली पर्वतमाला के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की। तो मान लीजिए अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। अब इसमें जो इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, ठीक है, इसका विस्तार ये है। ये लगभग 692 किलोमीटर कुछ कुल लंबाई में फैली हुई है, लेकिन उसमें से लगभग 80% या 550 किलोमीटर तो ये राजस्थान अकेले में है। अब इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं कि जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है दक्षिणतम, उससे कुछ ऊंचाई से लगभग शिरों से प्रवेश करती है, लेकिन इसके कटे फटे क्षेत्र और भी आ जाते हैं। तो राजस्थान में इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट, यानी राजस्थान का कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पे जो गंगानगर हनुमानगढ़, इसी में इसके अवशेष नहीं है। यहाँ से फिर ये आगे दिल्ली तक निकल जाती है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवेश है जो उत्तरतम भाग है इसका, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है शेखावाटी क्षेत्र में आते आते। तो इसका जो उत्तरी विस्तार है वो कितना हुआ, 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करते हैं पूर्वी देशांतरी स्थिति की, तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। और लगभग ये जो राजस्थान है इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.3% या लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जिसमें से 7% जो भाग 9.3% भाग पर ये अपना क्षेत्रफल रखती है राजस्थान की, और इस पर 7% जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेड़ बर्मा से आरंभ होकर राजस्थान के सिरोही में प्रवेश कर मध्यवर्ती जिलों से होती हुई हरियाणा के कुछ भागों से दिल्ली तक विस्तृत है, जो राजसीना पहाड़ी तक जाती है, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यह पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकीर्ण के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 लगभग 80% खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक विस्तृत है। यानी जो इसका 80% जो भाग है वो तो खेड़ बर्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक ही विस्तृत है या राजस्थान में विस्तृत है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 930 मीटर है, तथा गुरु शिखर माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब कई जगह हमने देखा है कि 1722 की जगह 1727 भी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि गुरु शिखर के ऊपर 5 मीटर की एक गुम्बज बनी हुई है, तो उस अगर गुम्बज को जोड़ते हैं तो वो कितनी हो जाती है? 1727 हो जाती है। अब उसको क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्यों कई से जोड़ते हैं कई नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि ऐसे जोड़ते हैं कि वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। कृत्रिम तो जो ऊपर वाली जो गुम्बज है वो कृत्रिम होने से उसे जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि जो ये अरावली पर्वतमाला का जो गुरु शिखर पर्वत है वो कैसा है? प्राकृतिक है। तो इसलिए उसकी एग्जिट ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर के लगभग है। यह संपूर्ण प्रदेश का मात्र एक भौगोलिक प्रदेश ही नहीं अपितु एक योजना प्रदेश भी है। यानी कि जो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो एक भौगोलिक प्रदेश के साथ साथ एक योजना प्रदेश भी। जैसे योजना प्रदेश कैसे है? इसके पश्चिम में जो वर्षा होती है उसकी नदियाँ पश्चिम की ओर जाती है, पूर्व में जो वर्षा होती है पूर्व की ओर आती है। यानी इस प्रकार राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटी हुई है। यानी एक योजनाबद्ध तरीके से क्या है इसका निर्माण हुआ है। बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की स्थलाकृतियाँ। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है: उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचा और सर्वाधिक चौड़ा है। तो हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो अरावली का दक्षिणतम जो क्षेत्र है या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वो सर्वाधिक ऊंचा है और सर्वाधिक चौड़ा है। बात करते हैं बीच वाले कटे फटे क्षेत्र की, तो अरावली का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है बीच वाला क्षेत्र वो सर्वाधिक बीच में से कटा फटा है। बात करते हैं इसकी शाखाएं सर्वाधिक कहाँ निकली हुई है, तो उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक इसकी शाखाएं निकली हुई। जैसे हम बात करते हैं कि ये अलवर में चली गई, शेखावाटी में चली गई, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में विस्तृत हो गए, यानी इसकी पहाड़ियाँ अलग अलग क्षेत्रों में निकल गई। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अब हम देख लेते हैं। हमने मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कंप्लीट कर ली है। 2 नंबर पे हमारा पहाड़ था अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए राजस्थान में जो अरावली है वो दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक क्या है? चौड़ी है, और ऊंचाई भी सर्वाधिक यही, क्योंकि सर्वप्रथम इसका निर्माण यही हुआ था, राजस्थान में प्रवेश यहीं से हुआ था, निर्माण यही हुआ। अब मानते हैं यहाँ पे सर्वाधिक विस्तृत है, 23 डिग्री 20 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश से विस्तार हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान का ये दक्षिणतम बिंदु ये है 23 डिग्री 3 मिनट। तो यहाँ पे 23 डिग्री 20 मिनट से अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है आरंभ हो जाता है। हमारी बात चल रही है अभी अरावली पे, उसके बाद में चलेंगे मैदानी प्रदेश की, उसके बाद में बात करेंगे हम हाड़ौती प्रदेश की। बात करते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की। उत्तरी अरावली क्षेत्र का विस्तार सांबर झील से उत्तर पूर्व में राजस्थान के हरियाणा सीमा तक है। यानी कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका जो उत्तरी अरावली है, जिसको हमने 3 खंडों में भी बांटा था, उत्तरी है, मध्य और दक्षिणी है, तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो सांबर झील से उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा तक है। यह अलवर है, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू जिलों में स्थित है। इसमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ और जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। इसकी हम एक एक की चर्चा भी करेंगे।
यहाँ की जो बाणगंगा नदी है वो यमुना की सहायक नदी, यानी कि वो राजस्थान से जब निकलती है तो उसकी कोई अन्य सहायक नदी न होकर यमुना में वो अपना सीधा जल डालती है। कौन सी? बाणगंगा। बाणगंगा की खास बात ये भी है कि सर्वाधिक वर्षा होने पे या अधिक वर्षा होने पे पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या भी पैदा करती है। कौन सी नदी? बाणगंगा, जो जयपुर से निकलती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा एवं धुंध बाड़ी नदियां प्रमुख है, जो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि जो धुंध है, बांडी है, वो क्या है, किसकी सहायक नदी है? बनास की। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर शिखर की रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। अन्य ऊंचे पर्वत शिखर निम्न है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला आता है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। दूसरा आता है कोह जयपुर में 920 मीटर। फिर आता है बैराज अलवर 792 मीटर। फिर आता है बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर। यानी ये उसकी उत्तरी जो अरावली है उसकी ऊंची चोटियां हैं। बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली की। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। यानी जो मध्यवर्ती जो विस्तार है अरावली का, वो दक्षिण पश्चिम जयपुर, जो जयपुर का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वहाँ से दक्षिण में राजसमंद जिले की जो देवगढ़ तहसील है वहाँ तक इसका विस्तार है। अजमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में तारागढ़ जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई 885 मीटर है। यानी अजमेर के जो दक्षिण पश्चिम में जो भाग में पहाड़ी है तारागढ़, उसकी ऊंचाई कितनी है? 885 मीटर है। और पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ी जिसे नागा पहाड़ियाँ 785 मीटर है। यानी कि जो अजमेर के दक्षिणी जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणियाँ है वो एक नाग की तरह सर्पिलाकार आकार में होने के कारण उसे नाग पहाड़ियाँ कहा गया है, जिसकी ऊंचाई 785 मीटर है। अजमेर और नशीराबाद के मध्य की जो श्रेणियाँ जल विभाजक का कार्य करती है। यानी अजमेर और नशीराबाद की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो क्या करती है? जल विभाजन का कार्य करती है। मारवाड़ के मैदानों को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियां मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती है। यानी देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्यों कहा गया है? मारवाड़ के मैदानों को, यानी मारवाड़ क्षेत्र जिसमें जोधपुर वाला क्षेत्र आ जाता है, और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली, और जो मेवाड़ वाला अपने उदयपुर है, चित्तौड़ ये क्षेत्र आ जाता है, इसको अलग करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी श्रेणियाँ कहलाती है या पहाड़ियाँ कहलाती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर या अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। जो अजमेर शहर के समीपवर्ती हैं, जो अजमेर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है, यानी समानांतर के समान। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ सांबर लेक से आरंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले के सिंधाना तक जाती है। यानी शेखावाटी कि निम्न जो पहाड़ियाँ हैं वो सांबर लेक से प्रारंभ होकर या होने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी झुंझुनू के सिंधाना तक जाती है। यानी जो शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ वो सांबर जिले से सांबर से प्रारंभ होकर झुंझुनू के सिंधाना तक जाती है। उसका नाम क्या है? शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ। बात करते हैं मध्य अरावली की चोटियाँ। गोरमजी, इसका नाम है गोरमजी। कहाँ पे? अजमेर में 934 मीटर। माराईजी जिससे टोडगढ़ के निकट है उसकी 933 मीटर है। तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर है। नाग जो है 795 मीटर है, अजमेर में है। तथा मध्यवर्ती अरावली के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया। यानी कई बार देखिए इनकी चोटियों के साथ साथ में इनके जो दर्रे हैं उनकी बात की जाए। दर्रों से मतलब क्या है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है या जो कोई भी श्रेणी है उनके बीच में जो निम्नवर्ती जो क्षेत्र है जहाँ पे आने जाने का रास्ता प्रदान करती है उसे कहा जाता है दर्रा। और उन दर्रों को नाम दिया गया है क्या क्या? झीलवाड़ा, कछवाला, पीपली, अरनिया। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणियों के 5 दर्रे स्थित हैं। कहाँ पे? ब्यावर तहसील में, जिनके नाम है बार, पखेरिया, शिवपुर घाट और देबारी और सुरा घाट। यानी कि जो ब्यावर तहसील है अजमेर की वहाँ पे बार, पखेरिया, शिवपुर घाट और देबारी व सुरा घाट ये क्या है? उसके दर्रे हैं। कहाँ पे? ब्यावर में। बात करते हैं दक्षिणी अरावली की।
दक्षिणी अरावली क्षेत्र वास्तव में मुख्य अरावली है, यानी कि राजस्थान में अगर बात की जाए कि मुख्य अरावली कौन सी है तो दक्षिणी अरावली वास्तव में क्या है, मुख्य अरावली है। यह भाग मुख्यतः उदयपुर है, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही जिले में विस्तृत है। ये पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल भी है, यानी कि जो जैसे पूर्व में अपने सबसे बड़ी नदी की बात कर लेते हैं बनास की है, तो उसका उद्गम स्थल किससे है, कहाँ से है, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों से है। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि दक्षिणी अरावली है, इसको पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है मेवाड़ चट्टानी पहाड़ी प्रदेश व बोराट का पठार। यहाँ से भारत की महान जल विभाजक रेखा वर्ध सीमांत भ्रंश उदयपुर से मुड़ने पर दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है, यानी कि यहाँ से भारत की जो महान भ्रंश जल विभाजक जो रेखा है वर्ध सीमांत भ्रंश है, उदयपुर से मुड़ने पर दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। अब्बू के अतिरिक्त जो अब्बू पर्वत है उसके अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, यानी ऊंचा जो भाग है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में बोराट का पठार है। जिस स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया है, बोराट का पठार है, या उसके नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार दक्षिणी स्कंद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच एक जल विभाजक का काम करता है, यानी कि जो बोराट का पठार है वो दक्षिणी स्कंद अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का काम करता है। कौन, बोराट का पठार। इस पठार का औसत जो ऊंचाई वो 1225 मीटर है। कुछ चोटियों की ऊंचाई 1300 मीटर तक है, यानी कि 1225 मीटर तक ही उसकी औसत ऊंचाई, लेकिन कुछ चोटियां ऐसी जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर तक भी है। पूर्वी सिरोही के पश्चिम में, यानी कि पूर्वी जो सिरोही उसके पश्चिम में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ भाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, यानी कि पूर्वी सिरोही के पश्चिम में, यानी जो पूर्वी सिरोही है, सिरोही कौन सी, पूर्वी जो हिस्सा है उसके पश्चिम में तीव्र ढाल वाली या उबड़ खाबड़ भाग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का कटाफटा एवं विच्छेदित पठार है, यानी कि जो जयसमंद झील है इसके पूर्व में लसाड़िया का कटाफटा व विच्छेदित पठार है। कुछ पहाड़ियाँ स्कंद या तस्तरी नुमा आकृति वाली है, यानी कि कुछ पहाड़ियाँ ऐसी है जो तस्तरी नुमा व स्कंद के रूप में आकृति ली हुई है, जो उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, यानी कि जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर को घेरी हुई है। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर में, या किस शहर को घेरे हुई है, तो किसको घेरे हुई है, उदयपुर को, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहा जाता है। यानी कि जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ जो उदयपुर को चारों तरफ से घेरी हुई है उन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है, या उसे हम कह सकते हैं पहाड़ियों की मेखला। फिर करते हैं दूसरा जो खंड हमने अभी किया था उसका नाम है अब्बू खंड। अब्बू पर्वत खंड। अब्बू पर्वत खंड अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, यानी जो अब्बू पर्वत है वो अरावली पर्वतमाला का श्रेष्ठतम भाग है, जो समुद्र तल से करीब 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यानी जो अब्बू पर्वत खंड है वो अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग है, जो समुद्र तल से करीब 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है, यानी कि जो अब्बू पर्वत भाग है उसका जो संपूर्ण जो भाग है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे एक बेथोलित की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जो अब्बू पर्वत खंड है उसे एक बेथोलित की संज्ञा दी जाती है। स्थलाकृति की दृष्टि से इनसेलबर्ग भी कहा जाता है। इनसेलबर्ग भी किसे कहा जाता है, अब्बू पर्वत खंड को। इससे सटा हुआ उड़िया पठार जो 1360 मीटर ऊंचा, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि जो अब पर जो उड़िया पठार है वो 1360 मीटर ऊंचा है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ गुरु शिखर 1722 मुख्य चोटी के नीचे है, यानी कि जो गुरु शिखर चोटी है उसके नीचे कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है। अब्बू पर्वतखंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट अब्बू सिरोही में गुरु शिखर है, यानी कि अब्बू जो पर्वतखंड है उसी पर गुरु शिखर चोटी है वो ऊंची सर्वाधिक ऊंची चोटी है। बात कर लेते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुरु शिखर चोटी है वो किस पर्वतखंड का भाग है, तो उसमें हम कौन से का नाम लेंगे, अब्बू पर्वतखंड का, जो 5650 फीट
या 1722 मीटर ऊंची है। यानी कि अगर फिट में पूछा जाता है तो उसकी हो जाएगी 5650 फिट, और अगर मीटर में पूछा जाता है तो मीटर में कितनी होगी, 1722 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर हिमालय के माउंट एवरेस्ट 4848 मीटर व पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जो बात करते हैं हम माउंट एवरेस्ट और जो नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है, उन दोनों के मध्यवर्ती जो भाग की चोटी है ऊंची कौन सी है, हमारे गुरु शिखर है। बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे भी है, मान लीजिए भारत है, यहाँ पे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 है, यहाँ पे नीलगिरी है। इन दोनों के जो मध्य में जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। माउंट आबू के क्षेत्र में जेम्स टोड ने गुरु शिखर की एकांतता को देखते हुए संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर क्यों कहा गया है, क्योंकि आसपास के एरिया में है ना, वो एक जो माउंट आबू है वो अकेला है। तो इसी के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है कि जो संत है वो अपनी तपस्या वगैरह एकांत में करते हैं। तो इसी प्रकार देखा जाता है कि जो गुरु शिखर है वो एकांत में है, यानी अकेला, उसके आसपास में और कोई ऊंची चोटी नहीं है। तो इसलिए इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर नाम दिया गया है। इसे गुरु माता भी कहा जाता है, यानी कि जो गुरु शिखर, इसे गुरु माता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुरु माता, गुरु शिखर को। और संतों का शिखर का नाम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। बात करते हैं आबू प्रदेश में। आबू प्रदेश में सिवाना पर्वत क्षेत्र बालोतरा के आसपास में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है सिवाना बाड़मेर में है, और क्वेश्चन ये पूछा 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो सिवाना बाड़मेर में आएगी। अब पर्वत प्रदेश में सिवाना पर्वत क्षेत्र बालोतरा के आसपास मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, यानी गोल आकार ली हुई पहाड़ियाँ हैं, जिसे 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर है। ये मेवा नगर के जैन तीर्थ पार्श्वनाथ व अधिष्ठायक देव भैरव के कारण अधिक प्रसिद्ध है। यानी कि जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध क्यों है, ये तो जैन तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे और वो अधिष्ठायक देव भैरव के कारण अधिक प्रसिद्ध है। कौन सी, 56 की पहाड़ियाँ। इसी प्रकार उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा के नाम से जाना जाता है। यानी उदयपुर का उत्तर पश्चिमी जो भाग, मान लीजिए कि ये उदयपुर है, इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, मगरा के नाम से जाना जाता है। बूंदी की अरावली श्रेणी को आडावल पर्वत भी कहा जाता है। यानी कि जो बूंदी की जो अरावली श्रेणी है उसे आडावल के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। यानी चित्तौड़गढ़ में जो पहाड़ी प्रदेश है उसको मेसा का पठार कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है। और अगर बूंदी में बात करते हैं अरावली को किस नाम से जाना जाता है, तो आडावल के नाम से। बात करते हैं उदयपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो मगरा के नाम से जाना जाता है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। यानी कि जो मेसा का पठार है इस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित है। यानी मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित है, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं कोटा और झालावाड़ में, झालरापाटन में, उनकी जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी प्रकार हम देखते हैं जो चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जो झालरापाटन है और जो कोटा है, इसमें जो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपना ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर रखती है, जिसके कारण जो चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर एमपी से राजस्थान में प्रवेश करते हुए उत्तर की ओर निकलती है, फिर पूर्व की ओर अपना क्षेत्र भाव क्षेत्र कर लेती है, फिर आखिर में यमुना में मिल जाती है। बात कर लेते हैं दक्षिणी अरावली की चोटियाँ कौन कौन सी।
तो सबसे पहले आ जाती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो सिरोही में है। शेर सिरोही में है, 1597 मीटर है। देलवाड़ा है वो 1442 मीटर है, जो सिरोही में है। फिर जरगा जो है वो उदयपुर में आ जाती है, 1431 मीटर। अंचलगढ़ है वो सिरोही में है, 1380 मीटर है। अब्बू है वो सिरोही में 1295 है। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में 1224 मीटर है। इन चोटियों का क्या है कि कई बार मिलान पूछा जाता है कि किसकी ऊंचाई कितनी है, और आजकल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गुरु शिखर से बहुत ही कम पूछा जाता है। इसके जो निम्नवर्ती जो चोटी है उनके बारे में पूछा जाता है। कुंभलगढ़ के बाद में रह जाती है एक धोनिया, जिसकी ऊंचाई 1183 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र जिसे बोरहाट का पठार कहा जाता है। यानी कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है जिसे बोरहाट का पठार कहा जाता है। यानी कि कुंभलगढ़ राजसमंद और उदयपुर के बीच है, उसे कहा जाता है बोरहाट का पठार। और केवल उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग उसे कहा जाता है मगरा के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का अपवाह तंत्र समानांतर और दक्षिणवर्ती है। यानी इस यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनका जो अपवाह तंत्र है वो समानांतर बहती है और दक्षिणावर्ती है। जो बनास है, साबरमती है, बामनी है, बांकल नदियाँ द्वारा या दक्षिण पूर्व में गोमती है, सोम नदियों से बनता है। यानी कि जो इनकी जो नदियाँ हैं जो निकलती है वो अपने समानांतर चलती है और उसके बाद में दक्षिण की तरफ घूमती है, आपस में मिल जाती है। यानी हम देखते हैं जैसे कि बनास नदी है, बनास नदी है वो यहाँ से निकलते ऐसे आके घूमती है, और अन्य इसकी जो सहायक नदियाँ आयड है वो ऐसे आके फिर यहाँ से मिलती है। यानी हर एक नदियाँ क्या समानांतर चलने के बाद आपस में मिलती है। तो इन